आप सुन रहे हैं फैंटम्स इन द ब्रेन, प्रोबिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द ह्यूमन माइंड। लेखक वी.एस. रामचंद्रन और सांड्रा ब्लेक्सली। ये कहानी है दिमाग की, लेकिन उस दिमाग की जिसे हम जानते हैं उससे बिल्कुल अलग। ये कहानी है उन अजीबोगरीब बीमारियों की जिन्हें देखकर कोई भी डॉक्टर हैरान रह जाए, और उन मरीजों की जिनके जरिए दिमाग के सबसे गहरे राज खुलते हैं। ये कहानी है विलायनर रामचंद्रन की, जिन्हें दुनिया रामा के नाम से जानती है, एक न्यूरोलॉजिस्ट जिसने साधारण चीज़ों से असाधारण सच्चाइयाँ निकाली। और इस किताब का नाम है फैंटम्स इन द ब्रेन, यानी दिमाग में बसे भूत, वे आभासी छवियां जो हमारी असलियत को परिभाषित करती हैं। कहानी शुरू होती है एक बेहद अजीबोगरीब मामले से। एक आदमी जिसके सीने पर सोने की जंजीर में एक बड़ा सा क्रॉस लटक रहा है, रामचंद्रन के क्लिनिक में बैठा भगवान से अपनी बातचीत के किस्से सुना रहा है। वह ब्रह्मांड के असली अर्थ और सतही चीजों के पीछे छिपे गहरे सच के बारे में बात कर रहा है। कोई भी उसे सुनकर कह सकता है कि यह आदमी पागल है, लेकिन रामचंद्रन जानते हैं कि वो पागल नहीं है। उसके दिमाग के एक खास हिस्से टेम्पोरल लोब में मिर्गी के दौरे के कारण ऐसी अनुभूतियां हो रही हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे और भी मरीज हैं। एक नर्स जो अपनी आंख के एक हिस्से में अंधी है, लेकिन उसे वहां कार्टून के पात्र दिखते हैं। एक युवक जिसका हाथ कट गया है, लेकिन वो उसे अब भी महसूस करता है। एक महिला जो अपने ही परिवार पर भरोसा नहीं कर पाती। ये सभी लोग पागल नहीं हैं, इनके दिमाग के कुछ खास हिस्सों में चोट आई है, जिससे उनका व्यवहार बदल गया है। और इन्हीं अजीब-ओ-गरीब मामलों के जरिए रामचंद्रन हमें हमारे ही दिमाग की सैर कराते हैं। ये सैर एक जासूसी कहानी की तरह है। रामचंद्रन खुद कहते हैं कि एक मेडिकल साइंटिस्ट होना एक जासूस होने से बहुत अलग नहीं है। आपके पास एक पहेली है और आपको उसके टुकड़े जोड़ने हैं। उनका तरीका है टिंकरिंग, छोटी-छोटी चीज़ों से खिलवाड़ करके साधारण प्रयोगों से बड़े सवालों के जवाब ढूंढना। इसी जासूसी की शुरुआत होती है फैंटम लिम्ब, यानी कटे हुए अंग का सवाल। टॉम सोरेनसन नाम का एक 17 साल का लड़का कार दुर्घटना में अपना बायां हाथ खो देता है, लेकिन उसे लगता है कि उसका हाथ अब भी है। वह उसे महसूस कर सकता है, उसमें खुजली होती है, कभी कभी दर्द भी होता है। ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से लोग इस घटना से वाकिफ थे। लॉर्ड नेल्सन ने भी अपने कटे हाथ को महसूस करने की बात कही थी, लेकिन वैज्ञानिक इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए थे। कुछ का कहना था कि ये मन की इच्छा है, तो कुछ का कि कटे हुए नसों के सिरे अब भी संवेदनाएं भेज रहे हैं। रामचंद्रन ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने टॉम से कहा कि वह अपनी आंखें बंद करे, और फिर उन्होंने उसके चेहरे के अलग अलग हिस्सों को छुआ। टॉम ने बताया कि जब उसके चेहरे के कुछ खास हिस्सों को छुआ जाता था, तो उसे अपने फैंटम हाथ की कल्पित उंगलियों में झुंझुनी महसूस होती थी। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था। यह साबित करता था कि दिमाग में शरीर के अलग अलग हिस्सों के नक्शे बने होते हैं। ये नक्शे जीवन भर स्थिर नहीं रहते। अगर कोई अंग कट जाता है तो उसके आसपास के अंगों के नक्शे उस खाली जगह पर कब्जा कर लेते हैं। टॉम के चेहरे के नक्शे ने उसके हाथ के खाली नक्शे को हाईजैक कर लिया था। इसीलिए जब उसके चेहरे को छुआ जाता था, तो उसे अपने फैंटम हाथ में संवेदना होती थी। ये खोज सिर्फ टॉम तक सीमित नहीं थी। रामचंद्र ने दिखाया कि यह रीमैपिंग हर जगह होती है। एक अन्य मरीज जिसका पैर कटा था, उसे अपने फैंटम पैर में तब झुंझुनी महसूस होती थी जब उसके जननांगों को छुआ जाता था, क्योंकि दिमाग के नक्शे में पैर और जननांग एक दूसरे के बगल में होते हैं। इस खोज ने न सिर्फ फैंटम अंगों का रहस्य सुलझाया, बल्कि ये भी बताया कि हमारी यौन पसंद और अन्य संवेदनाएं कैसे दिमाग के इन नक्शों से जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन फैंटम अंगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और मरीज थी मिराबेल, जो बिना हाथों के पैदा हुई थी। उसके पास हाथ थे ही नहीं, फिर भी उसे अपने फैंटम हाथों का एहसास होता था। वो उनसे इशारे करती, बात करते समय उन्हें हिलाती। ये साबित करता था कि दिमाग में हाथों के नक्शे जन्म से ही बने होते हैं। वे अनुभव से नहीं बनते, बल्कि विकास की प्रक्रिया में हमें विरासत में मिलते हैं। यह हमारी शारीरिक छवि का आधार है। फैंटम अंगों का दर्द सबसे बड़ी पहेली थी। जॉन नाम का एक मरीज जिसका हाथ कटा था, उसे अपने फैंटम हाथ में बहुत दर्द होता था। वह उसे हिला नहीं पाता था, वह जकड़ा हुआ लगता था। रामचंद्रन ने इसके लिए एक सरल लेकिन शानदार उपाय निकाला, मिरर बॉक्स। ये एक लकड़ी का बक्सा होता था जिसके बीच में एक शीशा लगा होता था। मरीज अपना असली स्वस्थ हाथ बक्से के एक हिस्से में रखता और फैंटम हाथ वाली जगह को दूसरे हिस्से में छुपा देता। शीशे में उसे अपने स्वस्थ हाथ का प्रतिबिंब दिखता, और वह उसे देखकर यह भ्रम पैदा करता कि वह अपने फैंटम हाथ को हिला रहा है। जब वह अपने स्वस्थ हाथ को हिलाता, तो शीशे में देखकर उसे लगता कि उसका फैंटम हाथ भी हिल रहा है। धीरे धीरे उसके दिमाग ने इस भ्रम को सच मान लिया और जकन टूट गई, दर्द गायब हो गया। ये थेरेपी साबित करती थी कि हम अपने दिमाग के नक्शों को बदल सकते हैं, उन्हें फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। रामचंद्रन की यही खोज उन्हें अगले सवाल पर ले गई, क्या हम सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान के संकटों को भी इसी तरह बदल सकते हैं? ये सवाल उठता है कैपग्रास सिंड्रोम से पीड़ित आर्थर की कहानी में। आर्थर को एक कार दुर्घटना में दिमाग की गंभीर चोट आई थी। उसके बाद से उसे यह भ्रम होने लगा कि उसके माता पिता असली नहीं हैं, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले धोखेबाज हैं। वह अपने पिता को देखकर कहता,
ये मेरे पिता नहीं हैं। लेकिन जब वह उनसे फ़ोन पर बात करता तो उसे लगता कि वही उसके असली पिता हैं। रामचंद्रन ने इस पहेली को सुलझाने के लिए एक साधारण सा प्रयोग किया। उन्होंने आर्थर को उसके माता पिता की तस्वीरें दिखाईं और उसकी त्वचा की विद्युत चालकता मापी, जो भावनात्मक उत्तेजना का संकेत होती है। आमतौर पर जब हम किसी परिचित चेहरे को देखते हैं तो हमारी त्वचा की चालकता बढ़ जाती है, लेकिन आर्थर के मामले में जब उसने अपने माता पिता की तस्वीरें देखीं तो उसकी त्वचा की चालकता में कोई बदलाव नहीं आया। उसका दिमाग चेहरों को तो पहचान रहा था, लेकिन उनसे जुड़ी भावना उत्पन्न नहीं हो रही थी। उसके दिमाग में चेहरा पहचानने वाला हिस्सा और भावना पैदा करने वाला हिस्सा अमिगडाला आपस में जुड़ नहीं रहे थे। इसलिए वो अपने माता पिता को देखकर तो पहचान लेता था, लेकिन उनके प्रति वो गर्माहट महसूस नहीं कर पाता था जो किसी अपने को देखकर होती है। इस अजीबोगरीब स्थिति में उसका दिमाग ये निष्कर्ष निकालता कि ये धोखेबाज हैं। आर्थर की कहानी ये बताती है कि हमारी पहचान, हमारे रिश्ते, हमारा अपनापन सिर्फ पहचानने की क्षमता नहीं, बल्कि भावना की उस गहरी जड़ पर टिका है जो दिमाग के भीतर बिछी होती है। इसी तरह का एक और अजीबोगरीब मामला है एनोसोग्नोसिया, यानी अपनी ही बीमारी से अनभिज्ञता। मिसेस डॉज नाम की महिला को स्ट्रोक हुआ था, जिससे उसका बायां हाथ लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर जब उससे कहते कि आप अपना बायां हाथ हिलाइए, तो वह कहती मैं हिला रही हूं। जब उसे दर्पण दिखाया जाता कि उसका हाथ नहीं हिल रहा, तो वह बहाने बनाती, डॉक्टर साहब, आप लोग मुझे इतना प्रोड कर रहे हैं कि मैं हाथ नहीं हिला पा रही। वह अपनी लकवाग्रस्त भुजा के बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ लेती। रामचंद्रन बताते हैं कि ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक इनकार नहीं है, बल्कि दिमाग के दाहिने हिस्से में चोट का परिणाम है। दिमाग का बायां हिस्सा हमारी दुनिया को एक सुसंगत कहानी की तरह गढ़ता है, और जब उसे कोई ऐसा तथ्य मिलता है जो इस कहानी से मेल नहीं खाता, तो वह उसे नकार देता है। मिसेस डॉट्स का दिमाग इस कहानी को बचाने के लिए तरह तरह के बहाने गढ़ रहा था। ये मामला हमें बताता है कि हमारी सच्चाई भी कितनी नाजुक है और दिमाग कितनी मेहनत से उसे बनाए रखता है। इससे भी अजीब मामला है हेमिनेग्लेक्ट, यानी आधे हिस्से की अनदेखी। स्ट्रोक के बाद एलन नाम की महिला अपने शरीर के बाएं हिस्से को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती थी। वह अपने बाएं हाथ में मेकअप नहीं करती, अपने बाएं गाल को नहीं देखती, खाने की थाली का बायां हिस्सा छोड़ देती। उसे ऐसा नहीं लगता कि वह अंधी है, उसे बस लगता है कि बाईं तरफ कुछ है ही नहीं। रामचंद्रन ने उसे एक मकान की तस्वीर दिखाई जिसके बाईं तरफ आग लगी हुई थी। एलन ने कहा कि मकान बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने उसे दो मकानों की तस्वीर दिखाई, एक जलता हुआ और एक सामान्य, और पूछा कि वह किस में रहना पसंद करे, तो एलन ने हर बार बिना आग वाला मकान चुना। यानी उसका दिमाग बाईं तरफ की जानकारी को चेतना के स्तर पर तो नकार रहा था, लेकिन अचेतन स्तर पर उसे प्रोसेस कर रहा था। ये मामला दर्शाता है कि हमारी चेतना और अचेतन के बीच एक गहरी खाई है, और हम जिसे वास्तविकता कहते हैं वह सिर्फ उस खाई के एक किनारे का नज़ारा है। इसी कड़ी में आता है ब्लाइंड साइड का मामला। ड्रू नाम का व्यक्ति अपने दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में चोट के कारण अपने दृष्टि क्षेत्र के एक हिस्से में पूरी तरह अंधा था। वह उस हिस्से में रखी किसी भी चीज को नहीं देख सकता था। लेकिन जब रामचंद्रन ने उस अंधे हिस्से में कोई वस्तु रखी और उसे पकड़ने को कहा, तो वह सटीकता से उसे पकड़ लेता था। वह ये नहीं समझा सकता था कि उसने ऐसा कैसे किया। उसका दिमाग देख तो रहा था, लेकिन चेता की सूचना नहीं पहुंच पा रही थी। ये साबित करता है कि देखना और जागरूक होना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हमारे दिमाग में एक जॉम्बी रहता है, एक अचेतन प्रणाली जो हमारे काम करती रहती है, भले ही हम उसके बारे में जानते हों या नहीं। ये सब सुनकर लग सकता है कि दिमाग एक अजीबोगरीब मशीन है जो अक्सर हमारे साथ धोखा करती है, लेकिन ये धोखा कभी कभी हमारी रचनात्मकता का आधार भी बनता है। जेम्स थर्बर, एक मशहूर हास्य लेखक और कार्टूनिस्ट, कम उम्र में एक दुर्घटना में अंधे हो गए थे, लेकिन उनके लिए अंधापन अंधकार नहीं था। उनकी आंखों के सामने रंग बिरंगे भ्रम, चमकते गोले, नाचती हुई आकृतियां दिखाई देती थीं। उन्होंने इन भ्रमों को अपनी रचनात्मकता का हिस्सा बना लिया। उनके कार्टून और कहानियां इन्हीं अदृश्य छवियों से भरी थीं। ये चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम का उदाहरण था, जिसमें दृष्टिहीन लोगों को स्पष्ट दृश्य भ्रम दिखाई देते हैं। खरबर का मामला बताता है कि दिमाग जब बाहरी दुनिया से कट जाता है तो वह अपनी ही दुनिया बना लेता है, और ये दुनिया कभी कभी हमें रचनात्मकता के नए आयाम दे सकती है। रामचंद्रन की यात्रा यहीं नहीं रुकती। वह दिमाग के उन हिस्सों में भी उतरते हैं जो हमारी आध्यात्मिक अनुभूतियों से जुड़े हैं। टेम्पोरल लोब मिर्गी के मरीजों में अक्सर गहरी धार्मिक अनुभूतियां होती हैं। उन्हें लगता है कि वे भगवान से बात कर रहे हैं, उन्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्य समझ में आ गए हैं। रामचंद्रन ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब को चुंबकीय उत्तेजना दी। लोगों को अजीब सी अनुभूति होने लगी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनके पास है, जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। ये साबित करता है कि ईश्वरीय अनुभव की कोई अलौकिक जड़ नहीं है, यह हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। रामचंद्रन ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि भगवान का अनुभव हमारे दिमाग के भीतर बनता है। हंसी भी इसी लिम्बिक सिस्टम का एक रहस्य है।
रामचंद्रन बताते हैं कि एक ऐसी महिला थी, रूथ, जिसे स्ट्रोक के बाद बेहिसाब हंसी आने लगी। वो घंटों हंसती रहती और अंत में उसकी मौत हो गई। एक और युवक, विली, अपनी मां के अंतिम संस्कार में अचानक जोर से हंसने लगा और कुछ ही देर में उसकी भी मृत्यु हो गई। ये मामले बताते हैं कि हंसी सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसका एक ठोस न्यूरोलॉजिकल आधार है। रामचंद्रन का मानना है कि हंसी का विकास एक सामाजिक संकेत के रूप में हुआ था, ये बताने के लिए कि कोई खतरा वास्तविक नहीं है, कि सब सुरक्षित है। जब हम किसी अप्रत्याशित मोड़ पर हंसते हैं तो हम अपने साथियों को संकेत देते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। दिमाग का सबसे बड़ा रहस्य शायद सो की भावना है। हम सब एक मैं की तरह महसूस करते हैं, एक स्थिर अखंड इकाई की तरह। लेकिन रामचंद्रन के ये सभी मामले इस भावना को चुनौती देते हैं। आर्थर का अपने माता पिता को धोखेबाज समझना, मिसेस डॉड्स का अपने ही शरीर के एक हिस्से को नकारना, एलन का आधी दुनिया को न देखना, ये सब बताते हैं कि स्व कोई स्थिर चीज नहीं है। ये दिमाग के विभिन्न हिस्सों के तालमेल से बनने वाली एक अस्थायी नाजुक रचना है। जैसे ही दिमाग के किसी हिस्से में चोट आती है, ये रचना टूट जाती है और हम अपने आप को अजनबी लगने लगते हैं। रामचंद्रन इस सवाल पर भी विचार करते हैं कि क्या कभी हम दूसरे के दिमाग की अनुभूति को समझ सकते हैं। क्वालिया यानी अनुभूति का व्यक्तिपरक गुण, जैसे लाल रंग का दिखना या गुलाब की खुशबू। मंगल ग्रह का कोई प्राणी जिसने कभी लाल रंग नहीं देखा, क्या ये समझ सकता है कि हमारे लिए लाल क्या है? वो तो लाल रंग के तरंग दैर्घ्य, उसके भौतिक गुणों के बारे में सब कुछ जान सकता है, लेकिन लाल दिखने का अनुभव वो कभी नहीं जान सकता। यही वह खाई है जो हमारी चेतना और भौतिक जगत के बीच है। रामचंद्रन का मानना है कि यह खाई भाषा की सीमा के कारण है। अगर हम दो दिमागों को सीधे जोड़ सकें, अगर हम भाषा के बिना अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें, तो शायद ये खाई पाटी जा सकती है। इस पूरी यात्रा में रामचंद्रन बार बार एक ही सवाल पर लौटते हैं कि दिमाग कैसे अपनी ही रचना से खेलता है, कैसे वह भ्रम पैदा करता है और उन भ्रमों को ही सच मान लेता है। फैंटम लिम्ब, टैबग्रास सिंड्रोम, एनोसोग्नोसिया, ब्लाइंड साइट, ये सभी भ्रम हैं। लेकिन ये भ्रम इतने वास्तविक हैं कि मरीजों की पूरी दुनिया इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और इन भ्रमों को समझना ही हमारे दिमाग के सबसे गहरे राज को समझना है, कि हमारी वास्तविकता दरअसल एक निर्मित है, जिसे हमारा दिमाग हर पल हर सेकंड अपने भीतर बना है। इस किताब का अंत एक बड़े सवाल पर होता है, क्या हम कभी स्व के इस भ्रम को पूरी तरह समझ पाएंगे? रामचंद्रन का जवाब है कि शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही हम सौ को समझने की कोशिश करते हैं, हम उसी सौ का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश ना करें। ये अजीबोगरीब मामले, ये फैंटम्स इन द ब्रेन, हमें उस चक्र की दीवारों में छोटी छोटी दरारें दिखाते हैं, और इन दरारों से झांककर हम उस अद्भुत, रहस्यमय और कभी कभी डरावनी दुनिया को देख सकते हैं जो हमारे ही दिमाग के भीतर सी है। ये कहानी सिर्फ वैज्ञानिक खोज की नहीं है, ये उस मानवीय जिज्ञासा की कहानी है जो हमें हर अजीबोगरीब मामले में एक नया सच खोजने को मजबूर करती है। ये रामचंद्रन की उस जासूसी की कहानी है जो एक दर्पण, एक रुई का फाहा और थोड़ी सी कल्पना से दिमाग के सबसे गहरे राज उजागर कर देता है। और ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में कोई न कोई भूत बसा है, और उसे पहचानना ही शायद खुद को पहचानने की शुरुआत है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।